वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है संदीप महेश्वरी से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बहुत ही रिक्वेस्टेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द पावर ऑफ इंडियन कल्चर। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम माइंड में कभी न कभी एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर थिंकिंग करते रहते हैं, कभी लॉजिकली कभी इनलॉजिकली, हमें पता नहीं रहता हम कैसे कर रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में जो हमारे लिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँ, कि एक टाइम था जब मुझे एथलीट बनना था, बट मैं नहीं बना, मैंने मैराथन पार्टिसिपेट किए, नहीं बना, फिर वो छूट गया। फिर क्लास 8-9 में चेस मेरे लाइफ में आया, उससे मैंने काफ़ी दिल से किया और उसमें काफ़ी सक्सेस मुझे मिली। एंड अभी भी चाहत है कि मैं ग्रैंड मास्टर लेवल तक भी जाऊं। बट देन आई थॉट कि मुझे अभी स्टडी भी करनी है। मैंने फिर कॉलेज ज्वाइन किया फ़िलासफ़ी ऑनर्स से। एंड वाइल स्टडिंग फ़िलासफ़ी, वाइल स्टडिंग लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मेरा सोचने का तरीका काफ़ी हद तक बदल गया। और उस प्रोसेस में, उस 3 साल के प्रोसेस में फिर मैं और कंफ्यूज हो गया कि नहीं, अभी मुझे सिर्फ ग्रैंड मास्टर नहीं बनना, आई हैव टू स्टडी फ़िलासफ़ी एज वेल। इसकी वजह से एक इसका ड्रॉबैक ये है कि ऑफ कोर्स फिर टाइम डिवाइड हो जाता है जब हम 2-3 चीज़ एक साथ करते हैं, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स हम उसमें उतना उस पर नहीं जा सकते। जैसे मैंने 3 साल फ़िलासफ़ी किया, तो उसकी वजह से अभी तक 2000 रेटिंग मेरी जा चुकी होती, जो नहीं गई। मुझे साथ में कोचिंग भी करना था फॉर अर्निंग। सो एक कोचिंग ऑफ चेस। यस, सो अभी वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने मुझे सर्टिफाइड किया है एज ए इंटरनेशनल चेस कोच। अर्निंग पोटेंशियल आपको कहाँ ज़्यादा नज़र आ रहा है, चेस में या फिलॉसफी में? चेस में डेफिनेटली। चेस में ज़्यादा है। Yes, sir, chess। और प्लस चेस में 600 से 1200 तक तो आप पहुँच गए, लेकिन 1200 से 2000 पे जाना, और फिर 2000 के बाद 2100 पे जाना, और फिर 2200 पे जाना, दैट बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट विद टाइम। फिर एक एक पॉइंट भी भारी हो जाता है वहां पर आगे बढ़ने के लिए। यू अंडरस्टैंड इट बेटर देन मी। से जीतना होता है रेटिंग इंक्रीज करने के लिए। Exactly। आपसे बेस्ट प्लेयर को हराना राइट, उसको हराना पड़ेगा, तब आपकी रेटिंग बढ़ेगी। और उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत हार्डवर्क करना होगा। तो चेस में क्या आपको सिर्फ खेलने में मजा आता है, या जो प्रैक्टिस करनी है? बिल्कुल इस तरीके से देखो कि एक स्टेडियम भरा पड़ा है जहां पर हजारों लाखों लोग हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं जब आप छक्का मार रहे हो, चौका मार रहे हो, तो उसमें मजा आता है। किसको नहीं आएगा? सबको आएगा। बट जब नेट पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, जो कि बोरिंग होती है, मजा खेल में होता है। तो चेस की प्रैक्टिस इज बोरिंग, क्योंकि प्रैक्टिस अकेले में होगी। आपको एक एक चीज को याद करना होगा कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या मूव्स होते हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, हर एक चीज को बारीकी से समझना होगा। तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। तो क्या उस प्रैक्टिस को करने में मजा आता है अकेले में बैठ करके? यस सर, डेफिनेटली। लर्निंग प्रोसेस में जितने भी है, इनफैक्ट कभी कभी जब हम कोई गेम खेलते हैं, 5 आवर्स चलती है हाई रेटेड से, और वो हम हार जाते हैं, तो वो 5-10 मिनट के लिए तो थोड़े से दुखी होते हैं। बट देन बाद में मज़ा आता है कि गेम 5 आवर चली और इस वेरिएशंस में हम जीत सकते थे। फिर सारे वेरिएशन खुद से कैलकुलेट करते हैं, बाद में कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, कोच की हेल्प लेते हैं। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, बहुत मज़ा आता है उस प्रोसेस में। एंड फिर ट्रैवल में हमें नए फ्रेंड्स मिलते हैं, फिर उनसे नई चेस की बातें होती है, आवर्स एंड आवर्स। तो ये पूरा प्रोसेस मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अभी भी, जितना मैं 5 साल पहले करता था। अर्निंग पोटेंशियल आपके लिए चेस में ज़्यादा है, और ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसको आप इंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिलने में आपको मज़ा आ रहा है, चेस को खेलने में मज़ा आ रहा है, कोचिंग भी आप कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं एक फेडरेशन है, वहाँ से भी आपको कोई सर्टिफिकेशन मिला है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है कि आप कब तक एक ऐसे लेवल तक पहुंच सकते हो जिसके बाद में अगर आप कोचिंग देते हो तो उस कोचिंग से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो? अभी अगर मैं कम्प्लीटली अगर कोचिंग छोड़ दूँ, सिर्फ प्लेइंग पे फोकस करूँ, तो नेक्स्ट 5 ईयर में आई कैन बिकम इंटरनेशनल मास्टर ईजिली। मुझे लगता है ऐसा। बट द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट लीव कोचिंग बिकॉज आई हैव टू अर्न ऑल्सो, राइट? तो उसके लिए आई थिंक 8 to 9 ईयर्स मुझे लगेगा उस लेवल तक पहुँचने में। और आज भी आप कह रहे हो कि आप ठीक ठाक पैसा कमा रहे हो? यस सर, यस सर।
एंड अभी टाइम मुझे ज़्यादा नहीं देना होता कोचिंग में, और यूएस की लंदन की क्लासेज होती है तो वो तो या तो रात में होगी या मॉर्निंग होगी, तो मॉर्निंग 4 to 7 मेरी क्लास होती है, पूरा दिन फ्री रहता है फिर। तो आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हो? Yes, Zoom यूएस के लिए और यूके के जो यस स्टूडेंट्स हैं यस उनके जूम लिए। पे, यस सर। ये तो चेस का समझ आ गया, फिलॉसफी क्यों कर रहे हो? और कॉलेज ज्वाइन करने से पहले फ़िलासफ़ी का उतना ज़्यादा नहीं था, बस फ़िलासफ़ी क्योंकि क्लास 12th में थी, थोड़ा अच्छा लगा, बाकी से हट के सब्जेक्ट लगा तो मैंने ले लिया। बट जब मैंने प्रॉपर स्टडी किया, फ़िलासफ़र्स को स्टडी किया, लॉजिक स्टडी किया, लॉजिक में पता चला कि हम कितने जनरल बातों में भी कितने फैलेसी यूज़ करते हैं, कितने लॉजिकल फैलेसीज होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने स्टडी उसकी करी। इम्पोर्टेंस जब मैंने समझा तो मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग जो मुझे आगे भी ले जाना है। एंड जब आप किसी फ़िलासफ़र्स को डीपली स्टडी करते हो तो जैसे एक फ़िलासफ़र ने कहा था कि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो, जितना ज़्यादा जानते हो, आपको उतना रियलाइज़ होता है कि आपको उतना कम पता है। एग्जैक्टली। तो वो बात मैं दिल से मानता हूँ कि ही वॉज एक्चुअली राइट ऑन दिस पॉइंट। तो यही चीज़ है कि फ़िलासफ़ी में भी अभी इतना इसको समझ लिया है कि इसमें अनलिमिटेड चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो वो छोड़ने का मन नहीं करता। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, तो इसमें आपका सजेशन चाहिए कि व्हाट शुड आई डू। इसमें कंफ्यूजन है कहाँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। कन्फ्यूजन और ये क्वेश्चन इस वक्त इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मुझे फ़िलासफ़ी भी साथ में स्टडी करनी है तो मुझे अभी ही इसी साल मुझे मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन देना होगा। अदरवाइज़ अगर मैंने अभी 2 साल छोड़ दिया तो शायद 2 साल ब्रेक देने के बाद मैं वापस स्टडी पे नहीं आऊँगा। इसीलिए दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी राइट नाउ। अगर आप मास्टर्स कर लोगे तो क्या आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, बहुत पैसा मिल जाएगा? नहीं, मनी वाइज फ़िलासफ़ी में ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो फिर तो बिल्कुल क्लियर है ना बात, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन मैं बताता हूँ कहाँ से आ रहा है ये कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन आ रहा है जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग है, जिस तरह से हमने सुना है, समझा है, अपने आसपास में देखा है, डिग्री के बारे में, डिप्लोमा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, उसकी वजह से हमारे दिमाग में क्या बैठ गया है कि फ़िलासफ़ी मतलब क्या, कि मेरे पास में ये बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, मेरे पास में मास्टर्स होना चाहिए, तब मैं एक फ़िलासफ़र हूँ, तब मेरे को फ़िलासफ़ी की नॉलेज है, अदरवाइज़ नहीं है। एक है फिलॉसफी की थियोरेटिकल नॉलेज, वो आपको कहाँ से मिलेगी? कॉलेज से मिल जाएगी। वहाँ से क्या मिलेगा? डिग्री मिल जाएगी। अगर तो उस डिग्री से होता कि आपको बहुत पैसा मिलने वाला है तो मैं कहता चलो ठीक है कर लो, एक श्योर शॉट। आप कह रहे हो वहाँ से पैसा भी नहीं मिलेगा और फिर डिग्री भी कर रहे हो। द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि अभी आपको चेस में अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है साफ साफ, तो आपको अपना सारा फोकस चेस पे डालना है। अगले 6-7 साल में, 8 साल में इस लेवल पे आ जाना है कि आप यहीं बैठे बैठे, अब तो वैसे ही कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप यहीं बैठे बैठे ग्लोबली किसी को भी कोचिंग दे सकते हो। वो आपसे कोचिंग क्यों लेगा? जब आपकी खुद की एक रेटिंग होगी, खुद की एक स्टैंडिंग होगी, खुद का एक लेवल होगा, तभी तो वो आपसे कोचिंग लेगा और उसी लेवल के पैसे देगा। जो आपका लेवल है उसी के अकॉर्डिंग तो आपको पैसा मिलेगा। तो जब लेवल बढ़ाओगे तो क्या होगा? नंबर 1 वहां से पैसा कमा सकते हो, नंबर 2 अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहां पे नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा। तो ये फंडा बिल्कुल क्लियर है। ये जो कंफ्यूजन आ रहा है ना, ये पता है कहां से आ रहा है? क्योंकि हम सबके अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है बुरे तरीके से कि पढ़ाई का मतलब डिग्री और डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स, इसके बाहर हमारा दिमाग नहीं चलता है। अगर फिलॉसफी के बारे में आप मेरे से बात करोगे ना तो वी कैन टॉक फॉर आवर्स, और जो आप बात बोलोगे मैं उसकी और लेयर्स हटा करके आपको और बहुत कुछ दिखा दूंगा। मैंने कोई बैचलर्स नहीं किया, मास्टर्स नहीं किया फिलॉसफी में, ना साइकोलॉजी में। आई कैन सिट विद अ साइकोलॉजिस्ट हु हैज डन मास्टर्स इन साइकोलॉजी, और मैं उनकी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकता हूँ कई कई घंटों तक, और उनको ये रियलाइज नहीं होगा कि मैंने कुछ किया है नहीं किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर कि वाइल स्टडिंग चेस, तो फिर क्या साथ साथ में फिर मुझे फिलोसफी की बुक्स भी जो मुझे पढ़ने का मन कर रहा है वो साथ लेना चाहिए या फिर नहीं, उसको साइड करना चाहिए? मन तो आपका बहुत कुछ और करेगा, मन के हिसाब से चलोगे क्या? मन तो और भी बहुत कुछ करेगा। सजेस्टिंग की ब्रेक देना चाहिए? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, वो तो आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो चेस के साथ साथ में मेरा मन करेगा कि मैं फिलोसफी भी स्टडी कर लेता हूँ, तो चेस में आगे कैसे बढ़ोगे? चेस कोई खेल नहीं है, उसके लिए खेल है जो उसको मजे के लिए खेल रहा है। बट अगर आप प्रोफेशनली चेस में जाना चाहते हो, इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, आवर्स एंड आवर्स ऑफ लर्निंग, पैटर्न समझने होते हैं, स्टिमुलेशन रन करना होता है। अब तो कंप्यूटर्स हैं आपके पास में, पहले के जमाने में कंप्यूटर्स नहीं थे। आज काफी इजी हो गया, आज काफी इजी हो गया है, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ गया है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, आज कंपटीशन भी बहुत हो गया है, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन चेस खेल रहा है, चेस सीख रहा है, और चेस बहुत तेजी से बूम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड ओलंपियाड भी इंडिया में होने जा रहा है इस साल फॉर वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाई फिलॉसफी? एंड फिलॉसफी होती क्या है?
उसका डिग्री से, डिप्लोमा से, क्या लेना है? या जो बुक्स हैं वहां पर, उससे क्या कनेक्शन है? फिलोसफी इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, इट इज अबाउट इंक्वायरी. इफ यू हैव अ क्यूरियस माइंड, एन इंक्वायरिंग माइंड, तो आप एक फिलोसोफर हो. हाँ, डिग्री नहीं मिलेगी. आप वो अब अगर डिग्री की भूख है तो बात अलग है, बट अगर सीखने की भूख है तो आप 35 साल की एज में सीखो, 40 में सीखो, 50 में सीखो, कौन रोक रहा है? जब चेस में एक लेवल पे आ चुके हो तो साथ साथ में कुछ और भी तो चाहिए ना. हाँ, तो फिलॉसफी को पढ़ो. और सिर्फ फिलॉसफी को ही क्यों पढ़ना है? हो सकता है आप हिस्ट्री पढ़ो तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट आने लग जाए, बिल्कुल. क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में. फिलॉसफी को समझने के लिए आपको हिस्ट्री को भी समझना होगा, और हिस्ट्री को समझने के लिए साइकोलॉजी को भी समझना होगा, और फिलॉसफी को भी समझना होगा, सब कुछ समझना होगा. और किस फिलॉसफी की बात कर रहे हो आप? वेस्टर्न फिलॉसफी? और इंडियन से ज़्यादा तो वेस्टर्न में पसंद करता हूँ, क्योंकि इंडियन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी है जो इलॉजिकल लगती है. अब उसको प्रूव करना एक अलग केस है, लेकिन इलॉजिकल है इंडियन फिलोसफी में काफ़ी चीज़ें. ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था. किसके लिए? आपके फायदे के लिए या सभी अपने point फायदे नहीं, के लिए? कुछ पॉइंट बताया मैंने जो नहीं illogical मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ. ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये कहाँ से आया है? फायदे के लिए बनाया होगा. ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था ना इंडिया में अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको चाहिए थे रोबोट्स, ऐसे लोग जो यस सर बोले और अपना काम करें, क्वेश्चंस ना पूछे. तो ये जो वेस्टर्न फिलोसफी की आप बात कर रहे हो, अरे वो सब सुपरफिशियल है. ज्यादा लुत्फ है. अगर रियल डेप्थ आपको देखनी है ना तो वेद उठा लो. रियल फिलोसफी इंडियन फिलोसफी है. जब एक्चुअल में पढ़ लोगे ना पूरी दुनिया की फिलोसफी, और जब एक्चुअल में उस लेवल तक पहुंचोगे जो फिलोसफी का एंड है. एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर रहे हैं पास में, उन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम. डेकार्ट ने कहा था. डेकार्ट ने कहा था. क्या ये सच है? इसका आंसर हाँ में भी नहीं दिया जा सकता, ना में भी नहीं दिया जा सकता. और अगर मैं अभी आंसर दे दूं तो? अगर अभी हम डिबेट करें और मैं प्रूव कर दूं और यहां पर सारे लोग कहें कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग लेफ्ट नाउ, इट कांट बी क्वेश्चनड, आई विल रूल इट आउट राइट नाउ इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड यू विल नॉट हैव एनी काउंटर आर्ग्यूमेंट. तो क्या कहोगे? कहां गई आपकी कॉलेज की सारी एजुकेशन, और कहां गए आपके ये वेस्टर्न फिलोसफर्स? अब आपको दिखाता हूं इंडियन फिलोसफी की ताकत. जो डेकार्ट ने कहा था, डेकार्ट ने भी क्वेश्चनिंग को ही इंपॉर्टेंस दिया था. उन्होंने बताया था कि आप हर चीज़ को क्वेश्चन. अरे घोचू था वो, किसकी बात कर रहे हो? सर डेकार्ट को आई एम नॉट फैन ऑफ डेकार्ट. आई एम नॉट फैन ऑफ डेकार्ट. जो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को जो माना था, आई क्रिटिसाइज देम. मैं डेकार्ट का फैन नहीं हूँ, लेकिन आप कहीं और जा रहे हो, अभी इसी पे रहते हैं. आई थिंक देयरफॉर आई एम, अभी से क्या कहना चाहते थे वो? वहाँ पे तक पहुँचे कैसे, मैं वही तो बता रहा हूँ सर. बताइए कि सर. उन्होंने ये बताया, जो उन्होंने एक प्रोसेस बताया कि हम हर चीज़ को डाउट कर सकते हैं, लेकिन डाउटिंग को डाउट नहीं कर सकते. तो क्योंकि हम डाउट कर रहे हैं ये हमें पता है, इसीलिए हम उस चीज़ को बोल पा रहे हैं कि हम डाउट कर रहे हैं. तो वो जो डाउट करने का जो पॉइंट है कि वी आर डाउटिंग समथिंग, तो इसका मतलब हम है. सो आई थिंक बिकॉज आई एम, ये उनका कहने का पॉइंट था. लेकिन ये बहुत लंबा है, ये शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन बहुत मुश्किल है. फिलोसफी शॉर्ट में समझाना कई बार मुश्किल होता है. तो उनकी पूरे 6 बुक हैं इसके लिए मेडिटेशन की, तो वो बहुत लंबा है. बट शॉर्ट में जो मैंने उन 6 बुक्स को मैं अभी 6 मिनट में आग लगा दूंगा. 6 मिनट दोगे मुझे? अब मैं बताऊं आपको इंडियन फिलोसफी की ताकत. ये आपने करी बात वेस्टर्न फिलोसफी की, आपने 6 बुक्स पढ़ी उसकी, ठीक है, और अपने एग्जाम्स में जा करके लिख के आ गए, दैट इज ओके. अब देखते हैं इंडियन फिलोसफी क्या कहती है. ये पॉइंट बकवास है. आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसके पीछे चाहे 6 बुक्स है चाहे 6000 बुक्स है. वो लोग जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो थिंकिंग में जाकर के अटक जाते हैं. वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा थिंकिंग में जाकर के अटक जाता है. जो इंडियन फिलोसफी है, यानी कि जो वेद है, उपनिषद है, वो थिंकिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. थिंकिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस. ये जो आई एम है इसका एक छोटा सा पार्ट है थिंकिंग. नाउ व्हाट इज थिंकिंग? आपने कहा डाउट करना, कि लेकिन मैं ये डाउट नहीं कर सकता कि मैं डाउट कर रहा हूं इस वजह से मैं हूं. क्या बकवास बात है. डाउट क्या होता है? व्हाट इज डाउटिंग? डाउटिंग कहां से आती है? डाउट आता है जब माइंड में सोचने से 2 चॉइसेस होती है. एग्जिस्टेंस इज चॉइसलेस. एग्जैक्टली. इस बात को आराम से बैठ करके समझना मैंने क्या बोला है. नंबर 1. नंबर 2, आई एम, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. आई थिंक को क्वेश्चन कर सकते हो. अगर अभी मैं आपकी मेमोरी निकाल दूं, याददाश्त चली जाए, उसके बाद आप हो या नहीं हो. लेकिन मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या नाम है, क्या जवाब दोगे? मेमोरी नहीं रहेगी तो बताने की कंडीशन में नहीं रहूँगा. थिंकिंग कहाँ है? नहीं है. विदाउट मेमोरी देयर इज नो थिंकिंग, बट यू स्टिल एग्जिस्ट. सर डेकार्ट ने बहुत प्रॉब्लमेटिक बातें कही है, आई एग्री विद यू. अरे सिर्फ डेकार्ट नहीं, ये सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स जो है जिनको आप पढ़ पढ़ करके खुश हो रहे हो, इसमें से 99% क्रैप है. तो क्रैप को क्यों अपने दिमाग में भर रहे हो? अरे भाई साहब चेस खेलो. और अगर फिलोसफी
और अगर एक्चुअल फिलॉसफी को समझना है ना, एक्चुअल फिलॉसफी, तो इंडियन फिलॉसफी को समझो। इसकी पावर तो बिल्कुल। आप सोच भी नहीं सकते कहां तक है और क्या है। मैं इसको इस पॉइंट से नहीं देखता कि इंडियन अच्छा है या वेस्टर्न अच्छा है। मेरा पॉइंट ये है कि हर एक चीज़ चाहे कहीं का भी हो, अगर उसमें लॉजिक है, कुछ ऐसा है जो आपके माइंड को थोड़ा और इवॉल्व करे, तो दैट इज़ गुड टू स्टडी। भाई साहब लॉजिक की एक लिमिटेशन है। ये जो लॉजिक आया है ना, ये आया है वेस्ट से। लॉजिक इज इन द रेल्म ऑफ थिंकिंग। विदाउट थिंकिंग देयर इज नो लॉजिक। में काफ़ी पॉइंट पे सुपरफिशियल चीज़ें भी तो है, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हो। वो कहाँ नहीं है? वो वेस्ट में नहीं है क्या? वेस्ट में है, बट पॉइंट इज़ कि जिस लेवल पे उसको मैं सबकी भावनाओं को कदर करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बोलो ना, खुल के बोलो, क्या दिक्कत है? कि हाँ। जब हम किसी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेकर के बहुत ज़्यादा वो होते हैं और उससे सिर्फ वो एक बिलीव नहीं रहता, उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे वायलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़। मैं पोर्सन की बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादा पोर्सन है हमारे सोसाइटी में और आजकल भी खासकर। तो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक गॉड के कॉन्सेप्ट से 1000 गॉड हमने बना दिए, जबकि ये भी मानते हैं कि गॉड से फेक है, फिर भी 1000 अवतार बना दिए, 1000 रिलीजन बना दिए, 1000 चीज़ें बना दिए। तो मेरा पॉइंट है कि एक पॉइंट जिसको हम उस पर हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम बस एक नहीं, हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं। माय पॉइंट, मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं गॉड को नहीं मानता और मानता भी हूँ। मैं किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुँचा हूँ कि गॉड है या नहीं है, बट ये मान लेना कि गॉड है और उसके लिए हर वो चीज़ बिल्कुल ब्लाइंडली एक भीड़ की तरह फॉलो करते रहना, तो आई डोंट लाइक दैट। तो ये चीज़ मैंने जो सीखी है, थोड़ा थोड़ा पहले से भी था, लेकिन स्टडिंग फिलोसफी में ज़्यादा सीखी है, क्योंकि फिलोसफी इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू कैन क्वेश्चन। आप टेंपल के सामने, मस्जिद के सामने जाके गॉड को क्वेश्चन करोगे, प्रोबेबली नेक्स्ट डे आप जिंदा भी ना रहो। इतनी टेंशन ना लो, आप जिंदा रहोगे। यहाँ पे कैमरे में आपकी शक्ल पूरी दिख रही है, टेंशन क्यों ले रहे हो? आप क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें गलत क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक बात बोलूँ, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहाँ पर करोड़ों भगवान क्यों हैं, उसका लॉजिक क्या है? पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है। किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या? कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं। आई एग्री सर, बट इसमें फिर ये पॉइंट भी है ना, मैं इस चीज़ से, इस फिलॉसफी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उस चीज़ से दुखी हूँ जो इनबैलेंसेज, इस थॉट्स, ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो कि जनरली वैसे जैसे आप समझा रहे हैं वैसे लोग नहीं समझते, ना ज़्यादातर लोग समझाते हैं, और वायलेंस क्रिएट होता है। और फिर एक मिनट आपने कहा वायलेंस क्रिएट होता है, वायलेंस की जड़ क्या है? इग्नोरेंस है, इग्नोरेंट होते हैं लोग। अब देखो इसमें कितनी बड़ी लॉजिकल फैलेसी है। अरे भाई साहब, ये जो आपके सारे फिलोसॉफिकल फंडे हैं ना, सारे हिला दूंगा अभी के अभी। आप कह रहे हो इग्नोरेंस जड़ है प्रॉब्लम की। इग्नोरेंस कभी भी जड़ नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम की। इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा इग्नोरेंट कौन होता है इस दुनिया में? एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, ही इज इग्नोरेंट इवन ऑफ हिज ओन नेम। इज ही अ प्रॉब्लम? तो इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, रॉन्ग नॉलेज इज अ प्रॉब्लम। एनिमल्स आर इग्नोरेंट, दे आर नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? यू एग्री? एनिमल्स के लिए हम प्रॉब्लम है, इंसान प्रॉब्लम है। अगर एनिमल्स से पूछोगे ना कि हाँ एक शैतान की शक्ल बनाओ, तो पक्का इंसान की जैसी हो। और हम एनिमल्स की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि एनिमल्स एक्चुअल में इग्नोरेंट है, भोले हैं, इनोसेंट है, बट ये जो थॉट है वो कनिंग है। तो थॉट ने क्या क्रिएट कर दिया? अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर दिए। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं, वो सब गैर हैं। दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को बांधना क्यों? अरे वो आप छोड़ो कि बांधना क्यों है, उसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि एक इंसान को सिक्योरिटी चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ ये करना क्यों है, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है फिलॉसफी में। क्यों नहीं पूछा जाता है? वहां पे ये पूछा जाता है कि क्या है। साइंस इज ऑल अबाउट क्या, नॉट अबाउट क्यों। कभी ये नहीं पूछते कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो अब ये देखो कि इस दुनिया में क्या है, ये नहीं कि क्यों है। ध्यान से समझना। आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो।
अरे करते हैं, वो छोड़ो, अपने अपने भगवान की सब पूजा करते हैं, बट आप ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। एक लॉजिक है कि ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? ये तो इंसान अपने आप को सिर्फ डिफेंड करेगा ना बाकियों से। कोई इंसान अगर इस पे अटैक करने के लिए आएगा तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा, वो अटैक क्यों करेगा? तो इंडियन फिलॉसफी में अटैक कहां है? आई बात मेरी समझ में? यस सर। इंडियन फिलॉसफी का जो ग्राउंड है, जो फाउंडेशन है, वहां पर अटैक पॉसिबल ही नहीं है। जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है उसको एक बार सम अप कर देते हैं। फिलॉसफी का एजुकेशन सिस्टम से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे रियल फिलॉसफी है ही नहीं। रियल जो ओरिजिनल फिलॉसफी है, दैट इज मिसिंग। रियल फिलॉसफी को अगर आपको स्टडी करना है तो यू नीड टू बी एज क्यूरियस एज समबडी जो खजाना ढूंढने निकला है, और तब जाकर के आपको रियल जो फिलॉसफी है वो कहीं पे नजर आएगी, और उसमें रियलिटी होगी, उसमें बेसिस होगा, सिर्फ लॉजिक नहीं होगा। लॉजिक की अपने आप में एक लिमिटेशन है। लॉजिक इज ऑलवेज फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट। आपका अपना लॉजिक है, मेरा अपना लॉजिक है। अरे लॉजिक के आगे बढ़ो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं अभी इस चेयर पे बैठा हूं, निकालो इसमें कोई लॉजिकल फैलेसी। कैन यू क्वेश्चन इट? यू कैन नॉट क्वेश्चन इट। दिस इज बियॉन्ड लॉजिक। तो एक होता है सत्य यानी सत्य, एक होता है मिथ्या यानी झूठ। तो मिथ्या में क्या होता है? वहां पे लॉजिकल और ये वाली सारी बातें चलती हैं। जो सच होता है वहां पे किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है, थॉट की जरूरत नहीं है। मैं हूं, कैन यू क्वेश्चन इट? यू कैन नॉट, बिकॉज दैट इज इन योर परसेप्शन। तो लॉजिक से आगे बढ़ो, ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उससे आगे बढ़ो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन फिलॉसफी वर्सेस वेस्टर्न फिलॉसफी, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि जो डेप्थ आपको इंडियन फिलॉसफी में मिलेगी वो वेस्टर्न में नहीं मिलेगी। वो सब सरफेस लेवल पे जाकर के अटक गए हैं। वहां आपको सारी थॉट की बातें मिलेंगी, माइंड की बातें मिलेंगी, राइट और रॉन्ग की बातें मिलेंगी, कॉन्सेप्ट्स की बातें मिलेंगी, आइडियोलॉजीज की बातें मिलेंगी, क्वेश्चनिंग की बातें मिलेंगी। उसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। अरे क्वेश्चनिंग की भी तो लिमिटेशन देखो। क्वेश्चनिंग के लिए मेमोरी का होना जरूरी है। क्वेश्चनिंग इज पार्ट ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग के बियॉन्ड तो जाओ। थिंकिंग विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम माइंड। माइंड मतलब क्या होता है? ब्रेन के अंदर कुछ सेंसेशंस चल रही होती है, कुछ आप अपने आप को बोल रहे होते हो, दैट इज थिंकिंग। तो उसके आगे क्या है? उसके आगे लाइफ है। लाइफ की बात तो कोई है ही नहीं, लाइफ तक तो कोई गया ही नहीं है। अगर लाइफ को एक्चुअल में एक्सप्लोर करना है तो वेद को उठा लो। वेद में भी अगर और आगे जाना है तो वेदांत को पकड़ लो। वेदांत मतलब द एंड ऑफ वेदास, द पिनिकल ऑफ वेदास, द पिनिकल ऑफ नॉलेज। वेद का मतलब होता है नॉलेज। उसको स्टडी करो, तब आपको रियलिटी नजर आएगी, जहां पर जाकर के आपके सारे लॉजिक्स बिखर जाएंगे। दैट इज द एंडिंग ऑफ थॉट, दैट इज द पिनिकल ऑफ फिलॉसफी। माइंड के बियॉन्ड क्या है? हाउ कैन यू ट्रांसेंड माइंड? इज देयर अ वे? इज देयर समथिंग बियॉन्ड माइंड? उसकी बात आपको वेदांत में मिलेगी। नॉट जस्ट एट अ थियोरेटिकल लेवल, नॉट जस्ट एज अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, बट एज अ लिविंग रियलिटी। एज रियल एज जितना कि मैं अभी आपके लिए रियल हूं, इतना रियल। एक्सपीरियंशियली आप कुछ ऐसा देख पाओगे जो दुनिया की किसी फिलोसॉफिकल बुक में पॉसिबल ही नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी जनाब। मैं तो कहूँगी जितने वो 6 बुक 7 बुक 8 बुक जितनी भी पढ़कर आए थे वो सब, मैं तो कहूँगी सारे थॉट्स हिला के रख दिए संदीप महेश्वरी ने। बिल्कुल। अरे काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। जब पहला क्वेश्चन किया तब बड़े कॉन्फिडेंट थे, और आखिर तक तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेटिस्फाइड हो गए थे, उनको सवालों का जवाब मिल गया था। अच्छा, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी कन्फ्यूजन था, जिन चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थे, क्या करूँ क्या ना करूँ। फ़िलासफ़ी में भी अच्छा, पहले मुझे लगा जब उनने बात करी कि मैंने ये करा है, मैंने ये पढ़ा है, ब्रिटिश फ़िलासफ़ी को ज़्यादा मैं फ़ॉलो करता हूँ, ज़्यादा पसंद है मुझे, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो मैं ये हैरान हो रही थी कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, इनको बड़ा पता है, इनको पता है क्या डिफरेंस है, इनको पता है कितनी गहराई, कौन सी फ़िलासफ़ी में ज़्यादा है। लेकिन मैं हैरान हुई कि इंजीनियर होने के नाते
वो डायरेक्टली कह रहे थे कि मैं इन चीज़ों को इतना वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक दिल की बात बता रहा हूँ आपको कि मुझे जो इंटरेस्ट उसमें लगता है ब्रिटिश फिलॉसफी में, वो इंडियन फिलॉसफी में नहीं लगता। जबकि हमने वीडियोस में देखा, चीज़ों में देखा, लोगों से सुना, लोगों के अपने जज्बात देखे कि इंडियन फिलॉसफी में बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए, जो दूसरी फिलॉसफीज़ में नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अटपटी लगी, जिसका बाद में क्लियर कर दिया, जिसका बाद में जवाब दे दिया संदीप महेश्वरी ने। बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से क्लियर किया। और आप बताएं आपके क्या ख्याल? अच्छा, सबसे पहले तो आप ये मुझे बताएं कि ये वीडियो सजेस्ट करने का या इस वीडियो पे हमें रिएक्शन देने का ख़ास तौर पे क्यों कहा गया? वो दो मज़ाहिब की बातें ज़्यादा फोकस के साथ अच्छा, करी गई, एक हिंदुइज़्म और दूसरा मुझे लग रहा था उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन हमारे ही मज़हब की बात ये हुई भी कि मैं एक कहता भगवान या एक अल्लाह या एक खुदा। देखिए, मैं कहता हूँ ये भी संदीप महेश्वरी की बहुत बड़ापन है या एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अगर किसी की मज़हब के बारे में कोई बात भी की है तो mention नहीं किया। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने किसी को स्पेशली नाम नहीं लिया। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ एक तो सबसे पहले बहुत बड़ी बहुत बात है। बड़ी चीज़ है। तो दूसरी चीज़ ये है कि वो जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं, वो जो चीज़ कह रहे थे, आप यकीन करें हम कोई बहुत ही ज़्यादा अपने मज़हब को लेके बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं हैं। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, सेम यही कॉन्सेप्ट इस्लाम का है। वो कैसे? मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे भगवान हैं, हम हर चीज़ की पूजा कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ के अंदर भगवान है, ठीक है ना। हम इस भगवान की भी पूजा करते हैं, उसकी भी करते हैं, उसकी भी करते हैं। अच्छा, कभी भी मैं कहता हूँ जिस तरीके से आप लोगों तक ये बात पहुंची है, जिस तरह से संदीप महेश्वरी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, पूरी दुनिया इन्हें सुनती है। मैं ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। सबके मोस्ट फेवरेट शख्स हैं ये, मोस्ट फेवरेट। इनका समझाने का अंदाज़, इनका बताने का अंदाज़। अच्छा, इनकी एक और बात है, मैं वो फिर बाद में बताता हूँ कि इनकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में बहुत है। जिस तरीके से उन्होंने एक दफ़ा बताया था कि यूट्यूब पर ये जो वीडियो डालते हैं उस पर ऐड बंद कर देते हैं, ऐड ना चले मेरी वीडियो पे। इनको यूट्यूब से अर्निंग नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं चाहिए कि मेरी वीडियो देखते हुए, मेरी बात सुनते हुए बीच में ऐड चल जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा बंदा, मेरी बात की कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तो जब यूट्यूब ने कहा कि मैं जो हूँ ऐड बंद हो या चालू हो, मैं अपनी मर्ज़ी से ऐड चलाऊँगा। जो भी लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, उनका डेटा मौजूद है, बिला वजह मौजूद है, मेरा जो डेटा ज़ाया हो रहा है ना, मेरी जो कैपेसिटी ज़ाया होती है, तो किसी का चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, मैं ऐड चलाऊँगा, वो अर्निंग मेरी सारी होगी। फिर संदीप महेश्वरी ने वीडियो बनाई थी कि अब जो है मैं कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढूंगा जहाँ पे काम नहीं करूँगा। मैं मतलब अब मुझे और ढूंढना पड़ेगा कि फिर इन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, कि मुझे अब कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे बगैर इश्तिहारों के आप मेरी बात सुन सको। अच्छा, ये बात हो गई। दूसरी ये है कि जिस तरीके से मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, आपको भी ये बात पता हो कि हमारे यहाँ सेम यही कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ के अंदर खुदा है। मैं कहता हूँ फूल हैं, पत्ते हैं, जानवर हैं। हमारे मज़हब में हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि हर चीज़ खुदा ने बनाई है। हर चीज़ अगर खुदा ने बनाई है तो उसके अंदर खुदा दिखता है, उसके अंदर खुदा की निशानियाँ हैं। आप चाँद, सूरज, सितारे, पहाड़, आसमान, समंदर, सितारे, सब हमें बड़े बूढ़ों ने बताया है कि इनके अंदर अल्लाह पाक हैं, इनके अंदर। क्यों? इन्हें बनाने वाला वही है, उसी की कारीगरी इसमें दिखती है। और एक ऐसे पंजाबी के हमारे शायर हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर आपने, इंसानों की बात कर रहा हूँ, अगर आपने मस्जिद तोड़नी है तोड़ दें, अगर आपने मंदिर तोड़ना है तोड़ दें, किसी भी इंसान का दिल ना तोड़ें, क्योंकि उसमें खुदा, क्योंकि उस दिल के अंदर अल्लाह पाक मौजूद है, उसके अंदर खुदा मौजूद है। तो देखिए, जब ये बातें जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोग सारी चीज़ों की पूजा करते हैं क्योंकि उनके अंदर भगवान है, तो यही चीज़ है। लेकिन मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से हुई है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, किसने कह दिया ये वाला जुमला? किसने कह दिया? कौन सा वाला? एक ही है, एक ही को मानो। नहीं, एक ही को मानो। हाँ। मानते हम एक ही को हैं, एक ही को है, वो भी एक ही को मानते हैं, एक ही को मानते हैं। लेकिन उसके रेफरेंस से उन्होंने कहा है कि हर चीज़ के अंदर भगवान है। हाँ, लेकिन हम ये नहीं मानते, जबकि ऐसा नहीं है। हम भी ये कहते हैं कि हर चीज़, हर जगह अल्लाह की निशानियाँ हैं, हर चीज़ में अल्लाह पाक बसते हैं, हमें दिखते हैं। अच्छा, पता है आपको, इल्म फल्कियात को लेकर कुरान में जिक्र आया है। हमारा कुरान पाक
उससे ज़्यादा सच्ची किताब हमारे नज़दीक कोई भी नहीं है। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि रद्दो बदल हो गई हो, जैसे कि हिस्ट्री में अक्सर छेड़छाड़ हुई है, अक्सर चीज़ों में छेड़छाड़ हुई है। दूसरी बुक्स हैं, बाइबल हो गई, दूसरी ज़बूर हो गई, उन सब में छेड़छाड़ हुई है। कुरान पाक वो वाहिद किताब है जो जैसी थी वैसी ही अब तक हमारे पास एक नुस्खा है जो हमारे तक पहुंचा है, जिसके अंदर तमाम दुनिया का इल्म मौजूद है, तमाम कायनात का इल्म मौजूद है। तो उसमें तक कहा गया है कि ये जो कायनात के जो सितारे हैं, चाँद हैं, आसमान हैं, सैयारे हैं, आप इनकी सचो पेश में निकल जाओ, आप इनकी स्टडी करो, आप इनके लिए इल्म जानो, इनको समझो कि ये क्या हैं, कैसे हैं, कब से हैं, कब तक हैं, किस तरह हैं, किसने बनाया है, कैसे बनाया है। इसके अंदर बहुत सारी कुरान में जिक्र आया है कि अल्लाह पाक ने इसमें अपनी बहुत सारी निशानियाँ छुपा कर रखी हैं, जिसे आप समझोगे, जिसको आप जानोगे। और उन्होंने खुली दावत दी है इंसानों को कि आप इसके ऊपर स्टडी करो, आप इसका इल्म हासिल करो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हर चीज़ में खुदा नहीं है? ये बात तो हमारे मज़हब में तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि अगर हिंदू मज़हब में ऐसा है कि हर चीज़ के अंदर भगवान है, हर चीज़ के अंदर है, तो ये बात मैं कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी है। मैं इस बात को जितना अप्रिशिएट करूँ, मतलब ये बात अच्छी है, तो मैं ज़िद कर रहा हूँ कि नहीं, ये बात तो हमारे में भी है, ये बात इतनी अच्छी है। अच्छा, हर चीज़ को जो है ना, मतलब है कि एक तरह से बड़ा समझा जाता है और सबको अपना समझा जाता है। प्रणाम करते हैं हम इस तरीके से, हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। यानी कि इनके कहने से मैं ये मुराद समझा हूँ कि अगर हम मुस्लिम हैं, एक तो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के सामने हम मुस्लिम हैं, हिंदू धर्म के सामने सिख हैं, हिंदू धर्म के सामने क्रिश्चियन हैं। तो महेश्वरी की बातों से मैं ये समझा हूँ कि वो ये कहना चाह रहे हैं सब हमारे हैं, सब हमारे हैं, कोई भी हमसे अलग नहीं है। हम किसी को सबसे अच्छा, उन्होंने बोला कि हम सबको बढ़ते समझते हैं, सबको, एक इंसान भी उसको भी प्रणाम करते हैं, तो ये सोच के कि उसमें भी भगवान बसता है, उसमें भी खुदा है। और दूसरी बात ये उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन बात करी कि मैं बल्कि एक्चुअली बताने वाली थी आपको कि बहुत दिनों पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे भगवान हैं, ठीक है। तो बाद में हमें बहुत सारे वीडियोस के थ्रू और फिर आपने मुझे क्लियर किया कि उनका भी एक ही भगवान है, उनके अवतार हैं, उनके रूप हैं, उनके डिफरेंट टाइप के रूप हैं। ईश्वर एक है ईश्वर, और उसके बहुत सारे अवतार हैं, जिसमें इसमें भी जिक्र किया गया। तो बात तो वही आ रही, हम भी कहते हैं हमारे भी एक अल्लाह है। ये तो हमें पता चला, लेकिन हम मुसलमान, एक आम मुसलमान यही समझता है कि हिंदू, सबसे बड़ी गलती हिंदुओं की ये है कि उनके डिफरेंट सबसे बड़ा पॉइंट, मतलब मुसलमानों की नज़र में एक आम मुसलमान जिसने नॉलेज ना हासिल की हो, हमने भी नहीं की थी, हमें भी नहीं पता था, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये कॉमन समझा जाता है कि इनकी सबसे बड़ी गलती है कि इनके तो बहुत सारे भगवान हैं। अच्छा, ये तो इसकी भी पूजा कर रहे हैं। मैंने काफ़ी अरसे तक बच्चों को पढ़ाया है, तो छोटे जो मॉन्ट के बच्चे आते थे मेरे पास, नर्सरी के मॉन्ट के बच्चे, तो उनके कोर्सेज के अंदर किताबें थी। इस्लामियत की किताब के अंदर पता है पहला सवाल था, हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह कहाँ कहाँ मौजूद है? तो जवाब था, वो बच्चा याद करता था, और हर बच्चा याद करता है और हर बच्चे ने पढ़ा है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह एक कोने कोने तक में मौजूद है, हर चीज़ में मौजूद है, हर शे में मौजूद है। ये जो टॉपिक है, इससे थोड़ा सा हटके कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, ये एक अलग बात है। अल्लाह हर चीज़ के अंदर मौजूद है, और हर चीज़ खुद खुदा है, ये कॉन्सेप्ट एक अलग है कि हर चीज़। अच्छा, सूर्य की इबादत करते हैं, जैसे सूर्य हो गया, चाँद हो गया, और पहाड़ हो गए, और दूसरी चीज़ें हो गई। हमें भी दावत दी गई है कि हम इनके इल्म हासिल करें, हम इन पे किसी भी चीज़ की। अच्छा, लफ्ज़ इबादत है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मेरी काफ़ी से बहस भी हुई है इस बारे में कि इबादत क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, मतलब ये क्यों है, इसकी क्या वजह क्या है, लॉजिक क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सूरज की इबादत हो रही है, या गौ माता की इबादत हो रही है, या पहाड़ की इबादत हो रही है, या चाँद की, मुझे ऐसा लगता है, या हम अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इबादत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने हमें ये दिया। मिसाल के तौर पे सूरज ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। सूरज अगर ना हो, हरारत से महरूम हो जाए, ठीक है ना, तो हम एक तरह से उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर हम समंदर की इबादत कर रहे हैं, अगर हम बारिश की इबादत कर रहे हैं, अगर हम आग की इबादत कर रहे हैं, तो वो इबादत को दूसरे मायनों में, अच्छा, इबादत का तो कोई एक तरीका नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं, डिफरेंट, हमारे खुद में बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि प्रे करना
इबादत करना, मैं समझता हूँ कि ये एक थैंक यू अदा करना होता है गॉड का कि आपने हमें इतनी अच्छा, फैसिलिटी। आप ये समझते हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ, जबकि ये इस इबादत क्या है? इबादत अल्लाह का शुक्र करने का एक नाम है, ठीक है। हम अल्लाह कह देते हैं क्योंकि हम अल्लाह का करते हैं, ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो बात घूम फिर के वहीं आ रही है। अब थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो वो भी अगर सूरज का शुक्र अदा करें तो वो ये भी तो कह रहे हैं कि हमारा तो भगवान हर चीज़ में भगवान है, ठीक है ना। तो शुक्र जा कहाँ रहे? भगवान यानी कि ईश्वर, यानी अल्लाह, जिसे हम अल्लाह कह रहे हैं वो ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कॉन्सेप्ट घूम के जाएं, कान घुमा के पकड़े या कान सीधे पकड़े, कान कान है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं यही कहना चाह रहा था और यही मकसद निकल रहा है कि मेन एक खुदा है जिसकी पूरी दुनिया इबादत करती है और बाकी हर किसी ने अपने अपने एक तरीके अपनाए हुए हैं, हर किसी ने अपने अपने। अच्छा, सबसे मेन चीज़ है इस वीडियो में, सबसे मेन चीज़ है कि मुसलमानों में कहीं पे ये कॉन्सेप्ट बस गया है कि हम मुसलमान हैं, इंसान, बाकी एक दूसरे को इंसान नहीं है, ना वो हम में से नहीं है। अच्छा, या हमने बोला भी गैर। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है या बहुत बड़ा मसला है, अलमिया है कि मतलब आपके नज़दीक आप ही सही हो, आपके नज़दीक आप एक खुदा को मान रहे हो, बेशक वो भी वही कर रहे हैं, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो इस बेसिस पे आप ये कहो कि हम सही हैं, आप गलत हो, और हम अपने हैं जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे अपने हैं, और जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे वो गैर हैं, वो पराए हैं। कहा जाता है कि आपका खुदा अगर सही है, अगर आपका खुदा सही है, हमारा खुदा गलत है, तो आपका खुदा आपको खिला रहा है, हमें क्यों खिला रहा है? ठीक है ना, अगर वो आप ही को खिला रहा है तो हमें कैसे खिला रहा है? आपका खुदा तो आप ही के लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए कैसे है? बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये है कि वाकई मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा, और जो आप जैसे बता रहे हैं उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज है और सेम वही चीज़ है। अच्छा, मैंने एक इंसिडेंट थोड़े दिनों पहले एक वीडियो में बोला भी था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, हज़रत मूसा का, कि काफिर थे जिनको उन्होंने कहा कि पहले आप कलमा पढ़ें फिर मैं आपको खाना दूंगा। वो काफ़ी दिनों से भूखे थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपना मज़हब नहीं छोड़ूंगा। वो क्रिश्चियन थे कि पता नहीं हिंदू थे, उन्होंने कहा नहीं मैं अपना मज़हब नहीं छोड़ूंगा, मैं जिसको फॉलो करता आया हूँ, जो मेरे आबा अजदाद फॉलो करते आए हैं, मैं उसी मज़हब पर रहूँगा। तो वो जाने लगे, वो नाराज़ हो गए, उनके घर से निकल गए। हमारे पैगम्बर थे वो। तो अल्लाह की वही उन पर आई कि ए मूसा या ए इब्राहिम, मैं इतने सालों से, वो 65 के 56 साल के हैं, मैं इतने सालों से उसको खिला रहा हूँ, मैंने कभी उसको नहीं कहा, तो तुम कौन होते हो ज़बरदस्ती करने वाले? बिल्कुल। तो फिर वो पीछे गए, उनको मना के लाए और उनको खाना खिलाया। तो मतलब ज़बरदस्ती तो हमारे मज़हब में है ही नहीं ना। इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं कि इसका मतलब ये कि फोर्सनेस है ही नहीं। जो जिसमें खुश है, ठीक है, खुश है, अच्छी बात है। अच्छा, इनका समझाने का अंदाज बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, आपको लग रहा है आप यूके के स्टूडेंट आने वाले हैं क्लासेस लेने? किसी भी चीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा गहराई के अंदर जितने कॉन्सेप्ट, जितने थॉट्स लेकर आए थे ना, जितनी बुक लेकर आए थे, सब हिला दिया। लेकिन उनकी भी हिम्मत को दाद है कि वो लगे रहे, मतलब वो भी काउंटर करते रहे। एक और बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जो पता है, सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगी कि उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश फिलॉसफी है ना, ये लॉजिक, क्वेश्चन, ये वो क्यों है, क्या है, इसको छोड़ दें। आप सच्चाई की तरफ आओ कि अब जो सत्य है, जो रियल है, जो ओरिजिनल है, जो था, जो है रहेगा, आप उस पर गौर व फिक्र करो ना, आप उस पर बात करो। कितनी बड़ी बात क्यों बोली, है, क्या है वो क्यों है छोड़ दो, क्या है वो देखो। हमारी एजुकेशन ने हमें रिवॉर्ड बनाना सिखाए, हम सिर्फ मुलाजिम बनना सीखे हैं। अच्छा, जो अपनी चीज़ें इंक्लूड करके गए हैं ब्रिटिशर्स, तो वो यकीनन अपनी तारीफ अपने आप को सही कहेंगे ना। नौकर चाहिए वो तो उन्होंने जो मैनिपुलेट करा, जो उन्होंने छेड़म छाड़ करी। अच्छा, कितनी वीडियोस में हमने देखा कि इन्होंने बहुत छेड़म छाड़ करी है हिस्ट्री के साथ, तो यकीनन वो अपने आप को हीरो ही दिखाएंगे, उनको तो गलत ही दिखाएंगे, या उनको तो कम ही दिखाएंगे, कमतर ही दिखाएंगे। तो सोच की बात हो रही है, फिलॉसफी की बात हो रही है। तो उन्होंने नौकर पैदा करने थे, मतलब उन्होंने मतलब है कि अपने आप को आला दिखाना था, हमें नौकरी कैसे हासिल करनी है, हमें जॉब करनी है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम तो ये खैर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, ये वो वीडियो है आंखें खोल के रख लेने वाली। मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंतर बताया, बग़ैर किसी को हट किए, बग़ैर किसी का नाम लिए। मैं बहुत मतलब है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है, कि बग़ैर नाम लिए बात की। अच्छा, एक इतने सादा, तो फ़िलॉसफी के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और मैंने देखा आपको भी इतनी नहीं है, वो अलग बात है कि आप पैदाइशी फ़िलॉसफर हैं। तो समझा इस तरीके से रहे थे कि हर चीज़ का डिफरेंस समझ में आ रहा था, हर सवाल का आपको जवाब, आपके दिल में जो सवाल आ रहा था ना और दिमाग में, वो उसका भी जवाब मिल जा रहा था आपको उनकी बातों से। बिल्कुल। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब मुझे ये